आज की मैं प्रेस वार्ता मुख्यतः 2024-2025 को लेकर जो बजट पेश केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा तो ये बजट पेश हुआ है, देश के हर एक व्यक्ति को सरल भाषा में ये बजट समझ में आए, इस सोच के साथ देश के अलग अलग कोने में ये जिम्मेदारी संगठन, पार्टी, केंद्रीय मंत्री सबको दी गई है। इन प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से गांव घर तक इस बजट का क्या लाभ या इस बजट से कैसे हर एक गांव या हर एक गरीब व्यक्ति प्रभावित होगा, उसकी जानकारी सही रूप में सबको प्रदान हो। इसी उद्देश्य के साथ आज इस प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया है। सबसे पहले इस केंद्रीय बजट को पेश करने के लिए और देश को और देशवासियों को विकसित देश बनाने को लेकर एक मजबूत नींव प्रदान करने के लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारी देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपने गठबंधन, एनडीए गठबंधन की तरफ से, गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम सहयोगी दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जहां इस बजट में एक बड़ी आबादी का तो ध्यान रखा ही गया है, वही बिहार जैसे राज्य, जिसको अभी तक बीमारू राज्य के तौर पर संबोधित किया जाता था, जो अभी तक पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता था, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर जिस तरीके की मदद मुहैया कराई गई है, जो हैंड होल्डिंग दी गई है, उसके लिए भी मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस बजट में जहां पर 5 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, इस बजट में जहां देश के गरीबों का जिक्र किया गया, तो वहीं देश के मध्यम वर्ग को भी इस बजट के माध्यम से राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस बजट के माध्यम से जहां देश की नारी शक्ति, जो आधी आबादी है, उनका ध्यान रखा गया, तो वहीं युवा शक्ति का भी इसमें ध्यान रखा गया। हमारे अन्नदाताओं का भी ध्यान इस बजट में रखा गया। पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था ने जो एक नई मजबूती हासिल की है, उस मजबूती का लाभ समाज के हर वर्ग को मिले, इस सोच के साथ इस बजट को तैयार किया गया। जैसा मैंने जिक्र किया कि इसमें युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, गरीबों का, देश के मध्यम वर्ग तक का इस बजट में ध्यान रखा गया। पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकली। लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है
कि 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाना है। हमारा देश विकसित देश तब बनेगा जब देश का हर एक राज्य विकसित राज्य बनेगा। हमारा देश विकसित तब बनेगा जब देश का हर एक जिला, देश का हर एक प्रखंड, देश की हर एक पंचायत, देश का हर एक गांव जब विकसित बनेगा। उस गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस बजट को तैयार किया जाए। इस बजट में जहां युवाओं की समस्या, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बेरोजगारी का इसमें ध्यान रखा गया। लगभग 4.1 करोड़ युवाओं को अलग अलग स्कीम के माध्यम से, 5 अलग अलग स्कीम के माध्यम से, आइए बताइए, 5 अलग अलग स्कीम के माध्यम से कैसे देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया, उनको स्किल को लेकर उनकी तैयारी, इंटर्नशिप को लेकर उनकी तैयारी को लेकर कैसे उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सके। इसमें लगभग 2 लाख करोड़ की लागत से इन 5 योजनाओं को तैयार किया गया है, जिसमें सीधा 4.1 करोड़ युवाओं को सीधा इससे लाभ मिलेगा। इस बजट में उन युवाओं का भी ध्यान रखा गया है जो मुद्रा योजना के लाभ से, जिन्होंने अपने जीवन को स्थापित करने का काम किया और उनसे प्रभावित होकर कई ऐसे लोग हैं जो मुद्रा योजना का लाभ लेकर अपने आप को भी अपने पांव पर खड़ा करने की सोच रखते हैं। 10 लाख से बढ़ाकर इस योजना में 20 लाख का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से किया गया। इस योजना ने जहां मौजूदा योजनाओं को और सशक्त कर उसको धरातल पर उतारने का काम किया, तो वहीं ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए लगभग 2.66 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई। ये वो राशि है जो सीधा एक गांव में रह रहे गरीब व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगी। बिहार जैसे राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, उन राज्यों के लिए कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर 1.52 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई। हमारे केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्पण है किसानों के प्रति कि कैसे किसानों को आने वाले दिनों में ज्यादा सहूलियतें मिले, कैसे उनको ज्यादा आर्थिक लाभ हो। इस सोच के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, 1.52 लाख करोड़ की ये राशि उस सोच के साथ आवंटित की गई है। बिहार राज्य की अगर मैं बात करूं, मुझे खुशी है इस बात की कि लंबे समय से हम लोग बिहार के लिए एक विशेष पैकेज की हम लोग मांग करते थे। हम लोगों ने बहरहाल मांग तो हमेशा से विशेष राज्य के दर्जे की कि बिहार को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, पर क्योंकि मौजूदा प्रावधानों में ये संभव नहीं है और जिसकी वजह से किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना फिलहाल संभव नहीं है, तो ये मांग हमारे गठबंधन के कई साथियों के द्वारा, मेरे खुद के द्वारा ये मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई थी कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को स्पेशल पैकेजेस मिलने चाहिए, जिसके तहत बिहार में विकास को गति मिल सके। और खास तौर पर आज इसके मायने और ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली, जहां पर केंद्र की सोच वाली सरकार हमारे बिहार में भी, केंद्र में जहां इस सरकार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में इसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी का बिहार की विडंबना रही, जिसकी वजह से अभी तक बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में रहा कि बिहार ने हमेशा विरोधाभास की सरकारें देखी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार, जब बिहार में एनडीए की सरकार तो केंद्र में यूपीए की सरकार। ये कारण रहे कि केंद्र सरकार की योजनाएं बिहार में धरातल पर नहीं उतरी और बिहार की योजनाओं को केंद्र सरकार ने कभी स्वीकृति नहीं दी, कभी महत्व देने का काम नहीं किया। पर आज जब डबल इंजन की सरकार है तो मुझे खुशी है इस बात की और गर्व होता है इस बात को देखकर कि इस बार के बजट में जिस प्रमुखता के साथ बिहार राज्य का जिक्र हुआ, इसको लेकर कई तरीके की राजनीति भी हुई। बहरहाल उसका जिक्र हम लोग बाद में करेंगे, वो राजनीतिक प्रश्न का हिस्सा है। अभी जब मैं बजट की बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार को जिस तरीके से इस बार के बजट में विशेष ध्यान देकर वो हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की गई है, जिसकी जरूरत लंबे समय से बिहार को थी और जिसकी मांग समय समय पर हम लोग करते रहे, जिसमें सर्वप्रथम अभी अगर मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात ना करूं तो सबसे सर्वप्रथम बाढ़ को लेकर मैंने भी हमेशा इस बात को लेकर चिंता जाहिर की और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से भी मैंने इस बात का जिक्र मैंने हमेशा करने का काम किया कि बिहार की सबसे बड़ी चिंता बिहार की बाढ़ की समस्या है और इसमें आपको कोई भविष्यवक्ता होने की जरूरत नहीं है। बिना भविष्यवक्ता हुए हर साल लगभग यही समय आधा बिहार बाढ़ में डूबा रहता है तो आधा सुखाड़ में डूबा से परेशान रहता है। ऐसे में जरूरत है एक ठोस योजना बनाने की जिससे बिहार और बिहारियों को बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से निजात मिले। मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार में बाढ़ की समस्या से राहत दिलाने के लिए फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत 11,500 करोड़ की राशि अलग से आवंटित की गई, सिर्फ इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए कि कैसे बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान। इसमें जोड़ते हुए मैं ये जानकारी भी आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ कि कल नीति आयोग की बैठक में भी प्रधानमंत्री जी ने बाढ़ की समस्या को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और हम लोगों ने भी लंबे समय से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जिसका जिक्र किया, कल प्रधानमंत्री जी ने भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये सुझाव साझा किए कि हम लोग को नदियों को जोड़ने की योजना पर भी कार्य करना चाहिए। संभवतः जब इंटर स्टेट ये विषय उठता है तो कुछ राज्यों के साथ संभवतः एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पर अगर इंटर स्टेट अगर हम लोग नहीं देखें और विद इन स्टेट जितनी नदियां हैं उनको जोड़ने की दिशा में अगर हम लोग काम करें तो इससे न सिर्फ बाढ़ के पानी को हम लोग सुखाड़ के इलाके में लेकर जा सकते हैं, सिंचाई की समस्या का भी इससे हल होगा और बाढ़ सुखाड़ की समस्या का भी हम लोग समाधान कर पाएंगे। मैं इस विशेष आवंटन के लिए हमारी केंद्र सरकार का विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने 11,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर बिहार की एक बड़ी समस्या को संज्ञान में लेने का काम किया। इसी के तहत बिहार को मैन्युफैक्चरिंग को लेकर मजबूती मिले, उस दिशा में गया को एक इंडस्ट्रियल नोड के तौर पर विकसित करने की सोच भी केंद्र सरकार की तरफ से इस बजट में हम लोग को देखने को मिली, जहां पर वित्त मंत्री जी के द्वारा बिहार में हम लोगों को गया में इंडस्ट्रियल नोड लागू करने के लिए अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में को विकसित करते हुए बिहार के गया को इंडस्ट्रियल नोड के तौर पर उसको विकसित किया जाएगा। ये प्रस्ताव भी मौजूदा वित्त मंत्री जी के द्वारा इस बजट में दिया गया। साथ ही में इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर
मेडिकल कॉलेजेस, नए मेडिकल कॉलेजेस यहाँ बनाने का जिक्र किया गया। पिछली बार भी बिहार को मेडिकल कॉलेजेस मिले जो कि अलग अलग जिलों में हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। हमारी पूर्व लोग